अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में ओवर द वीकेंड जो बहुत अहम दो डिस्कशंस चलती रही हैं, मैं चाहूँगा कि हम उन पर बात करें। सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल बड़ा वाज़ेह और खुलकर सामने आ रहा है। और एक बात जो ख़ास तौर पर की गई कि जज अपनी अहलिया और बच्चों के मामलात के हवाले से जवाबदेह नहीं है, इस पर हुकूमत का रिएक्शन है। फ़रूक नसीम साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर इस पर बात कर रहे हैं और फिर ये बात भी सामने आ रही है कि अगर जज जवाबदेह नहीं है तो फिर कोई और भी जवाबदेह नहीं होना चाहिए। फिर सियासतदान को आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों या अहलिया के मामलात के हवाले से जवाब दो। बहरहाल एक फ़ैसला है, इस पर दोनों तरफ का एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एक तरफ बड़ा इसको बोल्ड डिसीजन करार दिया जा रहा है और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह माजी में अदलिया अंडर प्रेशर आती रही, इस दफ़ा ये मामला नहीं हुआ क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बहुत ज़ोर लगाती रही सारे मामले पर, लेकिन जो फ़ैसला आया उसने ये वाज़ेह किया कि नहीं, अदलिया खुद मुख्तार है और अपना फ़ैसला दे सकती है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े रहे, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका स्टांस सही साबित हुआ और उन्होंने बड़ा डट कर मुकाबला किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत और हुकूमती वज़रा पूरा ज़ोर लगाते रहे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मामले को लेकर, लेकिन तफसीली फ़ैसले ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी। मैं चाहूँगा एक तो इस मामले पर हम बात करें, इसके साथ साथ दूसरा और अहम मामला जो है वो सेनेट के हवाले से है, जहाँ पर स्टेट बैंक बिल के मामले पर यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद नहीं थे। उस पर हुकूमत ने उसको भी शह दी, हुकूमती वज़रा ने, और शुक्रिया भी अदा किया। फिर एक ग्रुप था जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फरमा रहे हैं कि उनकी तरफ से भेजा गया ग्रुप था, उसने भी अचानक हुकूमत के हक़ में वोट दिया। फिर एक सेनेटर साहब गायब हो गए और फिर वोटिंग बिल्कुल, चूँकि नेक टू नेक सारा मामला चल रहा था, तो फिर वोटिंग में जब दोबारा रीकाउंटिंग की गई तो वो हुकूमत के हक़ में गई। तो इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर बहुत तनकीद की जा रही थी। उन्होंने अपोजिशन लीडर सेनेट के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और उनका ये मानना है, उनका ये दावा है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी की आदत को दे दिया है। एक ये बड़ा अहम मामला है कि किस तरह से अब तक तो ख्याल किया जा रहा था कि नंबर गेम हुकूमत पूरी कर लेती है, लोगों को किस तरह हाजिर करवाया जाता है, बुलाया जाता है, पेश किया जाता है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, लेकिन ये सिलसिला बहुत सारे लोगों का ख्याल था अब चल नहीं पाएगा, लेकिन ये चल रहा है। अबव ऑल इसमें अहम बात यह है कि एक जो नो कॉन्फिडेंस का मामला था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर, फिर अपोजिशन, अब कहा जा रहा था कि अब नंबर नहीं पूरे होंगे हुकूमत से, तो अपोजिशन अब कोई नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा क्योंकि नंबर नहीं पूरे कर पाएंगे। इत्तेहादी नाराज़ हैं, अपने लोग नाराज़ हैं, लेकिन बज़ाहिर तमाम तर जो अंदाजे हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। पहले अपोजिशन ने ओवर द लास्ट वीक खुद ही ये बात कह दी कि फ़िल वक्त इसका इम्कान नहीं है, जब तक हमें श्योरिटी नहीं हो जाती कि हमारे नंबर पूरे हैं, हम इस तरफ नहीं जा रहे। और अब जब इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं इवन इन सेनेट, तो फिर चीज़ें बहुत वाज़ेह हो रही हैं कि कोई बज़ाहिर ख़तरा नहीं है जितने ख़तरों की इंडिकेशन दी जा रही थी। मैं चाहूँगा इस मामले पर भी हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आरिफ चौधरी साहब जो कि सीनियर लॉयर हैं, माहिर कानून हैं, स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं जनरल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जनरल साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मामले पर। सब जुडिस मैटर पे तो हमें बात करने के हवाले से क्लियर इंडिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, बट फैसलों पे तो बात हो सकती है। फ़रूक नसीम साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो मुत्तफ़िक नहीं है, उनको ये फ़ैसला पसंद नहीं आया। आप कैसे इस मामले को देख रहे हैं? इस पर ख़ासी बात होती रही, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस होती रही, आपकी क्या राय होगी इस मामले पर? देखिए, कानूनी पहलू पे तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब बैठे हैं आपके साथ, आरिफ चौधरी इस पे मजीद बात कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला इखलाकी मेयार पे कतई नहीं उतरता, पूरा नहीं उतरता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सैकड़ों केसेस यहाँ लेके बैठे हुए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब का हो या किसी और के हों, वो सब बेनामी जायदादों के केसेस हैं, बेनामी अकाउंट्स के केसेस हैं। इसका मतलब है कि हर कोई आज हाथ धो के एक तरफ होके बैठ जाएगा, कह जी जाएं किसी और से पूछें, मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन पैदा करती है
मुझे बार बार याद आता है कि कोई 10 एक दिन पहले एक इसी तरह रिपोर्ट शाया हुई थी जिस टाइम एमनेस्टी इंटरनेशनल ये इसके ट्रांसपेरेंसी वालों की आई है। उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में करप्शन जो बड़ी है उसमें सबसे ज्यादा करप्शन जुडिशरी में है और फिर नंबर 2 गालबन पुलिस वगैरह को 1-2 महकमों के नाम। और फिर दुनिया में हमारी जो जुडिशरी है उसका कोई 121वां नंबर बता रहा है, कोई 130वां बता रहा है। कहीं तो लोगों को गिरबानों में झांक के देखना चाहिए कि ये हालात हैं क्यों। इतने ही हम गिर गए हैं कि हम इंसाफ भी जो है उसको पूरी तरह इंसाफ के तराजू पे पूरे नहीं उतर सकते। हमारा मयार इंसाफ का इतना बुरा हो चुका है, तो इसको कोई बोल्ड डिसीजन कहे या जो जी चाहे कहे, लेकिन बदबूदार है और इमोरल है और इससे लाजमन हमारे मुल्क में करप्शन को फरोग मिलेगा, कमी नहीं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नासिर बेग साहब, आपकी क्या राय होगी? मुख्तलिफ आरा हैं, सोशल मीडिया पर लोग बड़ा खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी राय है, बट हाउ डू यू सी इट? 2-3 चीज़ें कि FBI ने खुफिया तरीके से ये डाटा इकट्ठा किया, वो एक बात पर सवाल उठ रहा है, फिर ये कि जवाबदेह नहीं है जज अपनी अहलिया और बच्चों के मामले, ये 2 नुक्तों पर बहुत एतराज़ उठाया जा रहा है कि फिर बाकियों को भी ये इस्तिस्ना हासिल होनी चाहिए। आप क्या कहें? मेरा ख्याल है कि हमें ये फतवा देने के बजाय कि ये गलत फ़ैसला है या ये बहुत तारीख़ी फ़ैसला है या ये शानदार फ़ैसला है या बदबूदार फ़ैसला है, हमें देखना चाहिए हालात क्या हैं हमारे साथ, हम किस मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं। हम उस मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं जहाँ पर गवर्नेंस भी 108 से नीचे है, इंडेक्स से नीचे है। हमारा पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो मुस्तकिल नेगेटिव में और माइनस में जा रहा है, मुस्तकिल माइनस में जा रहा है। हम गिरावट का शिकार हैं। अदलिया, हुकूमत, इंतज़ामिया, हमारा ख़जाना, सब कुछ हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो बहुत ज़वाल पजीर है। और ज़वाल पजीर होने की वजह एक नहीं है, ये कोई फौरी वाक़या नहीं है, ये वाक़या इसकी लड़ी है पीछे एक अदालती फ़ैसलों की और एक कहते हैं विरसे में मिलता चला आ रहा है चीज़। अब यह मसला ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या उसकी बीवी के ख़िलाफ़? तो मेरा ख्याल ये है कि वाज़े लिखा है जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो करें, आप क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्या FBI को सुप्रीम कोर्ट मजाज थी कि वो कहती कि आप इंक्वायरी करें? सुप्रीम कोर्ट अब कहती है कि हम मजाज नहीं थे और फिर उसकी तफसील भी उसके अंदर पूरी लिखी हुई है। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा चुभने वाला नोट है वो जस्टिस याह्या आफरीदी का है। जी जी, जिन्होंने फ़रोग नसीम को और प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया इस पूरी सूरत हाल का, इस पूरी सूरत जहाँ तक फ़रोग नसीम का ताल्लुक़ है। वो बड़ा वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल से द हाईलाइट इज़ कि वो टैक्स से मुतल्लिक राजदारी के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं फ़रूग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब, जो कि अब नहीं रहे साथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब वो हल्फ से ही अपने राजदारी के हल्फ से ही मुनरिफ हो गए तो आप देख लें क्या बनती सूरत हाल। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मामलात ऐसे हैं जिनको वज़ीर क़ानून को इस तरह TV पर बैठकर, फरमाइशी प्रोग्राम था, मुझे पता है फरमाइशी प्रोग्राम था, ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। और फिर बार बार वो कह रहे थे कि मैं आम शहरी हूँ। कभी वो आम शहरी हो जाते हैं, कभी वज़ीर क़ानून हो जाते हैं, कभी इस्तीफ़ा देकर अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, कभी इस्तीफ़ा देकर वकील बन जाते हैं, वकालत करने लगते हैं हुकूमत की तरफ से। तो ये तो अजीब से किरदार है हमारे। हमारे आरिफ साहब बेहतर जानते हैं, हमारे कानूनदानों में ये किरदार बहुत रहे हैं हर दौर में, अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में रहे, कोई कम नहीं रहे। तो मैं ज़ाहिर है कोई फ़ैसला नहीं कर पाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, और ना ही जनरल साहब कर पाएंगे। आरिफ साहब बैठे हैं, आरिफ साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, वकला की बरादरी में भी हैं
कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है, बार क्या सोच रही है, बार कौन सा केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है वो भी देख लें आप। तो ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा ये। राइट सर, मैं आरिफ चौधरी साहब आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मुख्तसर फैसला था 26 अप्रैल 2021 को आया था, फिर 9 माह 2 दिन के बाद नज़रसानी दरख्वास्तों का तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है, और जो अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी के इजाफी नोट का जिक्र किया, एक तो जो राजदारी के कानून हैं FBR से मुतल्लिक फ़ारूक नसीम साहब, शहजाद अकबर साहब उसको तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं, एक तो ये बात है। उसके अलावा वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर गैर आइनी गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद उनके अहदे पर बरकरार रखना मोहतरम वज़ीर आज़म के उनके ख़िलाफ़ वज़ीरों में मुलविस होने का को वाज़े करता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की गई है, ये इजाफी नोट भी आ रहा है। ये बड़ा एक एग्जाम्पलरी काइंड ऑफ केस है। ओवरऑल बतौर माहिर कानून आप इसको सारे मामले को कैसे देखते हैं? एक नया दौर है जो चल रहा है, इससे पहले तो अदलिया जिस तरह होता रहा हम तनकीद करते हैं, इस दफ़ा एक नई मामला निकल। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं इससे शुरू नहीं करना चाहता कि ये कौन ये कह रहा है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद है या अदलिया आज़ाद नहीं है और फ़ैसला किस तरह है। मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि इस फ़ैसले को, यानी मुझे आज तक ये जो आखिरी जुमला आपने बोला ना वो बहुत मायने खेज़ है और उससे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। बात ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रिव्यू जो है उसको आप इतना वसी कर दें जितना सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वसी किया। इससे पहले भी और बहुत सारे केसेस में आम आदमी के लिए नहीं है, मखसूस हालात में मखसूस लोगों के लिए रिव्यू हमें बहुत वसी नज़र आता है। वरना हमें ये कहा गया है हमेशा जब हम कोई रिव्यू लेके जाते हैं आम आदमी का रिव्यू केस का, तो वो कहते हैं जी कि एनी पेटेंट एरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रैकेट। तो यहाँ तो वो बात थी नहीं, वसी मानों में चले गए। और दूसरी बात यह है कि यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन्होंने फैसला दिया हो वो खुद यानी इस तरह की पॉलिटिकल डिवीजन हो जाए कि यानी जो फैसला देने वाले हैं वो खुद पीछे उससे हट जाए, यानी क्योंकि ये भी आपने नया देखा। और दूसरी बात ये है कि हमने ये भी देखा कि इस फैसले में वो चीज़ें सारी नज़र आती हैं जो अपनी यानी जो जिसके लिए ये कानून बनाया गया था, और ये तयशुदा बात थी कि कोई शख्स अपनी कॉज का बेहतरीन जज नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी तकलीफ दे है और वो सब लोग हम फेस कर रहे हैं, हर रोज़ फेस कर रहे हैं, ये जो तनकीद हो रही है ना हमारी अदलिया के ऊपर, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अदलिया के ऊपर आती है। जहाँ भी अदलिया का अपना मामला हो वहाँ अदलिया, हालांकि यकीन माने मैं काजी फायज ईसा की हद तक मैं समझता हूँ बहुत इंडिपेंडेंट जज है, वंडरफुल जज, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ये मामला आए कि अपनी आपकी घर की बात आए और उसमें एक केस नहीं है, इससे पहले एक केस चौधरी मोहम्मद अकरम वाला केस पाकिस्तान की तारीख में पहला वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिट जारी की। मैं कौंसल था उसमें, और उसमें एक जज को इस्तीफ़ा देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और एक जो था वो अपने मैन्यूवरिंग करके आखिर दम तक वो डटा रहा, वरना उसके खिलाफ भी फैसला आ चुका था। लेकिन उसमें किया क्या, उसके खिलाफ रिव्यू फाइल हुआ, वो ख़त्म हुआ, खारिज हुआ। उसके बाद 12(2) की एक एप्लीकेशन आई कि जी 12(2) की एप्लीकेशन ये होती है कि जी मुझे सुना नहीं गया, तो मैं पार्टी नेसेसरी पार्टी था, मुझे इम्प्लीट किया गया, वो भी खारिज की जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस के। खारिज करने के बाद कहते हैं हाउएवर मैं एक यानी फैसला जो है इसमें जो जौहरी तौर पर जो मामला है उसको हम देखना चाहते हैं। और जौहरी तौर पर मामला क्या था कि जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले जो है एग्जेक्टिव सतह पे अगर कोई इंतज़ामी मामले में गड़बड़ होती है तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले सकती है या नहीं ले सकती, उसकी हद तक जनाब हम लार्जर बेंच बनाते हैं। और उसमें एक और तकलीफ दे और दिलचस्प बात क्या थी कि वो शख्स, वो लॉयर जो मुल्ज़िमों का वकील था, वो उसमें अमाइकस मुकर्रर कर दिया गया।
और जो जिसने पिटीशन फाइल की थी उसे सुना ही नहीं गया नोटिस। जब मैं पेश हुआ आज खुद, तो मैंने कहा जी मैं इसमें काउंसलर हूँ और ये सारा कुछ होता रहा है, और मैं वो कहते जी वकील साहब क्या कह रहे हैं आप, यही चीफ जस्टिस जो आप जाने वाले हैं, इन्होंने कहा जी हम तो अपना केस अलहदा सुन रहे हैं, आपका केस तो फारिग हो चुका है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। और उसमें फिर फैसला दिया गया कि जनाब हमें इख्तियार हासिल है कि हमें टू सम इट अप चॉइस जरा इस मामले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस केस में भी ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये था कि पहले तो खुद काजी साहब को नहीं आना चाहिए था, अदालत में खुद पेश नहीं होना चाहिए था, खड़े नहीं होना चाहिए था, और उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि आज। लेकिन जज साहब बज़ाहिर तो ये अब सूरत हाल बन गई थी ना कि जिस तरह हुकूमत एक पार्टी बनी हुई है और हर हालत में जो काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जाना चाह रही, तो उन्होंने मैं अब हुकूमत की कहा कि आपको अर्ज करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि मैं तो फिर अपना मुकदमा खुद नहीं, मैं आपको एक जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है ना, हुकूमत तो मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक चली गई है, और एक यही हुकूमत नहीं, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, रेफरेंसेस जो जाते हैं ना वो करप्ट जजेस के खिलाफ नहीं जाते, रेफरेंस जाता है जिससे आपको झगड़ा ये हो कि फैसला आपकी मर्जी का नहीं करता। वरना मुझे तो नजर आता है कि जनाब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अरबों के तो फिर तो बात खत्म हो गई मेरे ख्याल से, आपने वाजे कर दिया कि कसूरवार गवर्नमेंट है, सारे गवर्नमेंट कसूरवार है। ये रेफरेंस भेजने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये रेफरेंस भेजा ही, ये बाकी सारी चीजें जो आई हैं वो फॉलो हुई हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए या जिस तरह का भी फैसला किया, फैसला कोई काबिल कदर नहीं है कि जिसके ऊपर बात इस तरह ना हो सके। फैसला तकलीफ दे है कि स्टैंडर्ड वो नहीं रखे गए जो आम आदमी के लिए रखे जाते हैं। लेकिन मैं आपका पॉइंट इज क्वाइट क्लियर नाउ। दोनों चीजें आ गई कि एक तो ये कि फैसले पर तहव्वुज़ात या उस पर सवाल जरूर उठ सकते हैं, आपने भी इस बात को कह दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट का रोल था वो भी कोई बहुत क्लीन एंड क्लियर नहीं था, उस पर भी जरूर सवाल उठ सकते। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये अदल का निज़ाम है हमारे मुल्क में और इंसाफ अदालतों से नहीं मिल रहा, और अगर इंसाफ प्रॉपरली नहीं हो रहा तो इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं और बहुत सारी खराबियाँ जन्म लेती हैं। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, तफसील से हमारे पास कानूनी पहलू भी आ गया, जनरल राय भी आ गई। मैं जनरल साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब ज़रा थोड़ा सा हम आ जाते हैं सेनेट के मामले पर। इसमें जो काबिल ज़िक्र चीज़ है सर वो एक तो ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं पेश हुए, उनको एजेंडा देर से मौसूल हुआ, एजेंडे में स्टेट बैंक के बिल का जिक्र नहीं था, ये सारी बातें अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन कुछ तो है, कोई तो अवामिल कारफरमा हैं बैक एंड पे जो रोल प्ले करते हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट जो अब पेट्रोल भी इतना महंगा फिर करने जा रही है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पे है, लोग तंग हैं, लेकिन कोई तो एक गैबाना ताकत है ना जो इसको चलाई जा रही है। नंबर गेम पूरी हो जाती है, नाराज़ लोग भी आ जाते हैं, दूसरी साइड के लोग भी वोट डाल देते हैं। कौन से अवामिल हो सकते हैं पॉसिबली? देखिए अरसान, हमें मेरा ख्याल है इस बहस से बाहर आ जाना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सर क्लैरिटी मिल जाए तो हम आ जाएंगे ना वंस एंड फॉर ऑल। अब अगर जनरल साहब क्लैरिटी नहीं मिले, आप फिर भी इसी में रहेंगे। बीमारी इस तरह जाती नहीं है जी। ये देखें ना, अभी मियां साहब का आ गया कि जनाब डील हो गया, आखिर को बहस बात हो गई और दफन हो गई। किससे डील हुआ भाई? ये मेरा ख्याल है हमारी कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम बन चुकी है। बड़ी सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों में लोग अपने मुफादात देखते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी एब्सेंट हुए, आप सोच सकते हैं कि जरदारी साहब की मर्जी के बगैर हुए हो, और इस्तीफा उन्होंने दिया तो क्यों नहीं दिया उन्होंने उसको सेनेट के चेयरमैन को, इस्तीफा जरदारी साहब को भेज दी या बिलावल को भेज दिए। भाई ये सारी अंदर अपने इनके मुफादात हैं, वो उसके मुताबिक चलते हैं। जेयूआई के अपने लोग जो है वो बिक जाते हैं। यानी कि मैं मान लूं कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी साथ मिली हुई है या नहीं मिली हुई, असल चीज ये है कि वो अपनी चाल चलती है अपने मुफादात की रोशनी। वो पब्लिक फेस कुछ और आपको कहते हैं जी हम ये हुकूमत गिराने लगे, हम ये करने लगे, मतलब अंदर जाके तो जो नहीं गिराना चाहता वो अपना काम करता है। पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग है, इसी वजह से होगी।
सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस संजरानी के खिलाफ आई, आप सोचिए उससे कुछ महीने पहले जरदारी साहब ने ही बलूचिस्तान में सारा खेल खेल के पैसा लगा के संजरानी को इलेक्ट करवाया था, तो वो अपने ही आदमी को गिरा देते। वो पब्लिक फेस कुछ और है, अंदर खानी कुछ और होता है। हम लोग बैठ के ढूंढते रहते हैं साजिशों में, भाई नहीं है ये ऐसे। अगर आपने कुछ ढूंढना है तो इधर ढूंढे कि इनकी अपनी आस्तीनों में क्या है। ये सब अपने मफादात की रोशनी में काम कर रहे हैं और उसमें अवाम बेचारे चक्कर में रहते हैं, क्योंकि अवाम को कुछ और नजर आता है, अंदर कुछ और हो रहा होता है पीछे। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि ये गालिबन अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि ये बिल पास होना चाहिए, ये पास हो जाए। कल को हम हुकूमत के खिलाफ यही ढोल पीटेंगे कि इन्होंने हमें मरवा दिया, इन्होंने मुल्क को गिरवी रख दिया। अगर इनकी हुकूमत होती PMLN या किसी और की तो उसको भी शायद यही करना पड़ता। लेकिन जब एक घंटी किसी और के गले में बांधी जा रही है तो वो क्यों इसमें अपने आप को फंसाए। तो ये PTI के जिम्मे लग गई है ये चीज, और एब्सेंस वगैरह ये चीजें जो हैं ये बहाना बन जाएंगी, और असल चीज होगी कि बाद में तनकीद जो है वो PTI भुगतेगी कि इन्होंने हमारी सॉवरेनिटी को गिरवी रखा है, और ये बिल्कुल PTI भुगतेगी ये चीज। तो हमें मेरा ख्याल है करेक्ट पर्सपेक्टिव, सियासत इतनी सीधी चीज नहीं है कि हर कोई जिसको टेलीफोन जाता है वो चल पड़ता है। पिछले दिनों जनरल बाजवा ने वहां पे ओपनली कहा, उन्होंने कहा जी मुझे बताएं ना टेलीफोन किसका आया, और अगर आपको कोई टेलीफोन आया है किसी वक्त का तो आप हमें नंबर ही दे दें उसका, कि जी वो नंबर नहीं आता। नंबर नहीं आता तो फिर आप क्यों मानते हैं उसकी बात? आप चोर हैं जो डर जाते हैं फौरन कि जी कोई पुलिस आगे पकड़ लेगी मुझे। तो ये ड्रामाबाजियां जो है ना, इसको मेरे ख्याल इससे देख लें, तभी आप अच्छी सियासत को ठीक तरह समझ सकेंगे। कि सर मैं सिर्फ ये जान सकता हूं कि इज इट दैट सिंपल जितना आपने नरेट किया? क्यों वफादात नहीं है सियासत में? लोग किस लिए आए हुए हैं? आपकी फलाह बहबूद के लिए। आप भी बहुत सिंपल है कि आप समझते हैं कि शायद आपके भले के लिए आगे हुए हैं लोग। जो सियासत में उनके अपने मुफादात हैं। यानी कि मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि ना किसी का कोई फोन आता है, ना कोई किसी को कहता है, ना हाजिरी पूरी होती है। ये हुकूमत, ये PTI इतनी एक्सपर्ट है कि ये चीजें खुद से कर लेती है, कोई और अवामिल कार फरमान नहीं है कतन। PTI एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के मुफादात उनके साथ हैं। वो अपनी गेम अपने तौर पे चला रहे हैं कि जी इनके गले पड़े ये चीज। आप ये देखें, आप मिसाल के तौर पे आपको टेलीफोन आ जाए किसी का कि आप ये ना कहें तो आप बंद हो जाएंगे। आपने क्या जुर्म किया कि जो आप इस तरह किसी के टेलीफोन पे आप फौरन हथियार फेंक दें? और कितने लोग हैं जिनको टेलीफोनों के बाद उठा लिया किसी ने? कोई सियासतदान है अभी तक जिसको कोई पकड़ के ले गया? राइटली सर, जन सब पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा नासिर बेग साहब की जानिब बढ़ूं। बेग साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अभी जनरल साहब ने बात की, इसी पे आ जाते हैं। जो सेनेट में हुआ, वो यूसुफ जकी गिलानी साहब ने इस्तीफा रख दिया अपनी पार्टी को, ये सारी बातें अपनी जगह। कोई अवामिल कारफरमा होते हैं, नहीं होते हैं? और जो जनरल साहब जिस तरह कह रहे थे कि इतने सादे हैं, आपको कोई फ़ोन आता है, कोई भी मान लेता है बात, क्या वो सहाफ़ियों को आते हैं, क्या सियासतदानों को आते हैं, नहीं आते हैं, कौन होते हैं? सर हम तो फ़ोन भुगतते रहे 15-20 साल से, बल्कि ज़्यादा बड़े अरसे से टेलीफोन पर ही काम होता रहा है। बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है। बात बुनियादी ये है कि सेनेट में क्या हुआ, कौमी असम्बली में क्या हुआ, इसको मैं देखना पड़ेगा। जनरल साहब और मैं आम तस्वीर प्रोग्राम में एक साथ होते हैं, और शायद हम दोनों की राय यही रही है 2 साल से कि पीपल्स पार्टी हो या PTI या मुस्लिम लीग नून, PTI की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। एक पंजाब में गिराना नहीं चाहता, एक वफाक में गिराना नहीं चाहता, एक का इंटरेस्ट सिंध के अंदर है, एक का इंटरेस्ट ये है कि बुज़दार की कमज़ोर हुकूमत और कमज़ोर होती चली जाए और उसको उससे फ़ायदा पहुंचता चला जाए। और यही कि ओवरऑल PTI गलती करते रहे, खुद गर्जी है, बिल्कुल खुद गर्जी है, लेकिन यही पॉलिटिक्स है कि PTI गलती करती रहे, सारे खाता उससे चला जाए। वो स्टेट बैंक का बिल हो, वो IMF का फाइनेंस बिल हो। अब आप देखिए IMF के फाइनेंस बिल पर कौमी असम्बली में 7 अरकान असम्बली बहुत तगड़े वाले मुस्लिम लीग नून के गायब रहे, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहब भी शामिल थी। और यहाँ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत कई अफराद, जिसमें JUI वाले भी शामिल हैं, नून वाले भी शामिल हैं, ये लोग गायब रहे। और बताया गया कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को कोरोना है। लेकिन लेवल ऑफ कमिटमेंट देखिए आप,
कि एक को कोरोना था, वो घर बैठा रहा, एक को ऑक्सीजन लगी हुई थी डॉक्टर जरका को जी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आ गई। तो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट है टुवर्ड्स पार्टी, बहुत मस्ट पे ट्रिब्यूट कि वो ऑक्सीजन, अब वो एसओपी के खिलाफ वर्जी हुई जो भी हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन कमिटमेंट ये है। अब बात ये हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से एक गलती हुई, बज़ाहिर एक गलती हुई, अगर जनरल साहब की बात को मैं एक तरफ रख दूं कि ये तय था, एक गलती हुई और वो गलती बड़ी गलती थी। उनको ये पता था कि हवाओं में जिक्र है कि बिल आएगा, तो वो क्यों चले गए शहर से, इस्लामाबाद से? उनको ये इल्म हुआ कि बिल आ रहा है सुबह। नहीं बेग साहब, हवाओं में कहाँ जिक्र था? इट वाज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ अस कि वो तो आना ही था। हम खबरें दे रहे थे भाई, हम खबरें दे रहे थे कि परसों पेश किया जाएगा, परसों पेश किया जाएगा। IMF की कटआउट डेट है, हेडलाइन चल रही थी कि बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। अगर हम चलें, आप टीवी नहीं देखते, आप तो यार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप तो कायदे इख्तलाफ हैं, आपको अंदर की खबर होनी चाहिए, आपको फ़ोन आना चाहिए कि गिलानी साहब कहाँ बैठे हैं आप, इस्लामाबाद में चलें। और इस्लामाबाद का ट्रैवल मुल्तान से 5-6 घंटे का मैंने किया हुआ है, 5-6 घंटे का ज़्यादा, अगर रास्ते में रुक जाएँ 7 घंटे का तो आप पहुंच सकते हैं। और फिर ये कि वो 7-8 लोग कौन हैं जो लापता रहे। सेनेटर तलहा बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत ताकतवर नाम है, और साथ ही साथ दूसरे हजरात भी, वो भी गायब रहे। तो वो एक, अभी आसिफ किरमानी साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका मट्टी फौजी एक बंदा थोड़ी है, तो बहुत से लोग गायब थे, बहुत से लोग एबसेंट थे, एक को क्यों बना रहे टारगेट? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गिलानी साहब अगर सीरियस थे तो उनको इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को देना नहीं चाहिए। साहब मैं इसको टू सम इट अप, मैं इसको हुकूमत की विक्ट्री करार दे दूं, सिंपल, हुकूमत की फतह। नहीं, कतई नहीं। हुकूमत को आगे जाके अंदाजा होगा आटे दाल का भाव क्या है बिल इम्प्लीमेंटेशन के बाद। IMF का जो दूसरा राउंड होगा ना, वो आप देखिएगा कैसा होता है। ठीक, पॉइंट वेल टेकन। चॉइस साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, लोगों का गायब हो जाना? रीकाउंटिंग में एक साहब बलूचिस्तान से चले जाते हैं, बिल्कुल टाई नेक टू नेक हुई है 43 वोटों की, रीकाउंटिंग में उठ के निकल जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और परसेप्शन ऐसे नहीं बनता। कुछ ना कहीं से कहीं आग होती है तो धुआं उठता है, कुछ ना कुछ होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा आग जली है और इतना धुआं उठा है कि मेरे जैसे आम आदमी को भी पता चल रहा है कि चीज़ें, तारीख तो अब कल की बात है ना, हमारी आंखों के सामने सारे वाक़यात हुए कि कौन कौन क्या क्या रोल प्ले कर रहा था। अगर आज ये बात मान ली जाए कि जो वो कहते हैं, वैसे बिला तमसील कहते हैं ना जी, कि कोई तो है जो निज़ाम असली चला रहा है, अगर हम ये समझें कि नहीं जनाब इसके पीछे कोई मुहर्रिकात, कोई अवामिल, कोई ताकतवर लोग नहीं हैं, तो फिर हम वो सारी की सारी बात जो है, जो पीछे हमें असलम बेग का केस नज़र आता है, जो एडमिशन्स नज़र आते हैं जर्नलों की किताबों में लिखा हुआ है फार्मर जर्नलों ने कि जी हमने फ़लाँ को लेके गए पैसे और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, इतना मुहब्बे वतन है। जिनके पास ये पैसे होते हैं, जिनके पास ये ब्रीफ केस होते हैं, और जो लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को मिलते हैं जाके, वो कोई ऐसा मामला तो होता है ना कि जो काम नॉर्मल नहीं है जो वो कर रहे होते हैं, कोई पीछे से उनकी कुंडी वो हिला रहे होते हैं। और अब तक अगर ये सिलेक्टर्स वाली बात ना भी मानी जाए, इसके बावजूद आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो उसमें जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि कौन है जिसके मुफाद में है कि ये सारी चीज़ें पास हो, कौन है जो ये चाहता है कि ये सिस्टम जो है दरमियान में ना टूटे, और कौन है जब जब ज़रूरत पड़ी किसी वक्त एक्सटेंशन की तो उस वक्त चीज़ें बहुत आगे चली गई, फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो अब भी सूरत हाल कुछ इस तरह की मौजूद है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि खुदा न खास्ता हम बराह रास्त किसी को बगैर देखे इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन एक चीज़ जो अब तक जिन लोगों ने के पास हुकूमत रही और जो फिर हुकूमत से निकले, एग्जैक्टली हमीद गुल साहब जो थे मरहूम,
एक दफ़ा मेरे सामने बैठे हुए थे, कहते हैं कि देखा आजकल मुझे वीज़ा नहीं दे रहे। मैंने कहा जी आप एक ज़माने में उनके बहुत पसंदीदा थे। हाँ, कहते मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं क्या, उसकी वजह जनरल हमीद गुल नहीं था, उसकी वजह ISI का चीफ था जिसकी अमेरिका को ज़रूरत थी, और अमेरिकन जो थे वो जो कुछ आपको कह रहे थे आप वो कर रहे थे। जब और हर ISI का चीफ जब बाहर निकलता है तो उसे ये पता चलता है कि जी हमसे तो बड़े बड़े उन्होंने ऐसे काम ले लिए। तो मामला ये, अभी आज इमरान खान साहब जो है, जो बैठे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, पीछे से हो रही हैं। लेकिन जब ऐसा वक्त आ गया कि इन्होंने रियलाइज कर लिया कि अपने पीछे से कोई रोल नहीं प्ले करना, लेट दिस गेम बी ओवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यकीन माने उस वक्त सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। मसाइल की बुनियादी वजह भी यही है। मसाइल की बुनियादी वजह भी यही है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। बहुत कुछ है जो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं बज़ाहिर, अगर उनको 2+2 किया जाए, लेकिन हुए चले जा रही हैं। किस तरफ जाएगा मामला वक्त बताएगा, बट लेट्स होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।